हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सेकंड को वन शॉट में ही कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड जो है आपका वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आइए इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन समझते हैं और इसके अलावा एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर सेकंड इनकम टैक्स आज हम कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं निवासीय स्थिति। इनकम टैक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी पर्सन का, किसी भी एसएससी का, एसएससी क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया होगा, तो आपको इस चैप्टर में जो उसकी टर्म्स होती है उसको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कोई भी पर्सन, कोई भी एसएससी जो है उसकी पहले रेजिडेंशियल स्टेटस पता किया जाता है, उसकी निवासीय स्थिति पता की जाती है, फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस पता क्यों करें? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया में कमाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इंडिया से बाहर फॉरेन में कमाते हैं, विदेशों में जाके कमाई करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। तो लोग इंडिया में भी कमाते हैं, लोग विदेशों में भी कमाते हैं। इंडियन कंपनी भी होती है, फॉरेन कंपनी भी होती है ना। तो अब उन पे टैक्स कौन सी कंट्री लगाएगी? क्या इंडिया के अंदर टैक्स लगेगा या इंडिया से जो बाहर कमा रहा है उस पर बाहरी टैक्स लग जाएगा, यानी कि वो वाली कंट्री टैक्स लगा देगी? अब एक ही इनकम पर डबल टैक्सेशन तो हो नहीं सकता ना। ऐसा है नहीं, एक ही इनकम है उस पर बाहर वाली कंट्री भी टैक्स लगा रही है, इंडियन कंपनी भी टैक्स लगा रही है। वैसे डबल टैक्सेशन के ऊपर एक अलग ही पूरा इनकम टैक्स के अंदर चैप्टर आता है, कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन वो बीकॉम के लेवल का नहीं है, वो सीए वगैरह जब हम करते हैं तो फाइनल लेवल पे आता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपकी कमाई कहाँ हो रही है, उस हिसाब से फिर टैक्स आप पे कहाँ लगेगा, ये डिसाइड करने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स के हिसाब से कहाँ का रहने वाला है, ताकि उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके। रेजिडेंशियल स्टेटस जो हम इनकम टैक्स से पता करते हैं उसका सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है इनकम टैक्स के हिसाब से जो हम यहाँ पढ़ेंगे, ये हर साल किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का चेंज हो सकता है। लेकिन सिटीजनशिप, नागरिकता डेली चेंज, हर साल चेंज नहीं होती है। तो सिटीजनशिप को रेजिडेंशियल स्टेटस मत मानना, दोनों अलग चीजें हैं। नागरिकता अलग है, यहां जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे वो अलग है, क्योंकि यहां पर जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकालेंगे वो केवल इनकम टैक्स पर्पज के लिए हम यूज करेंगे, उसको सिटीजनशिप के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। नागरिकता अलग होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इस चैप्टर के अंदर जो पर्सन्स होते हैं, अब आपको पता है कि इनकम टैक्स के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उसकी डेफिनेशन कहीं बड़ी है। पर्सन्स का मतलब यहां पर इंडिविजुअल से भी है, पर्सन का मतलब यहां पर एओपी बीओआई से भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पर्सन का मतलब यहां पर कंपनी से भी है, पर्सन का मतलब यहां पर फर्म से भी है, पर्सन का मतलब यहां पर आर्टिफिशियल पर्सन से भी है, जो इनमें नहीं आता। तो ये सब पर्सन है। अब इनकी रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है एज पर इनकम टैक्स? तो देखो, रेजिडेंशियल स्टेटस के जो टाइप्स हैं, ये पर्सन कौन हो गए? एसएससी, और ये पर्सन ये हो सकते हैं। इनका हमको रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है ताकि हम उसके ऊपर फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के जो टाइप्स हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो मोटा मोटी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से रेजिडेंट, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। अब यहां सिटीजनशिप को मिक्स मत कर देना, वहां अलग चीजें हैं कि वहां रहने वाला है इंडिया का, या एनआर है, नॉन रेजिडेंट है, वो सिटीजनशिप के हिसाब से हम पिक्चरों वगैरह में सुनते हैं ना कि एनआरआई है, वो अलग चीज है। यहां हम इनकम टैक्स पर्पज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें दो चीजें हैं, या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का रहने वाला नहीं है एज पर इनकम टैक्स, और रेजिडेंट मतलब वो इंडिया का है। अब रेजिडेंट में भी फिर दो है, एक तो होता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो मैंने क्या किया, इनको शॉर्ट फॉर्म में बांट लिया। टोटल देखा जाए तो तीन टाइप के रेजिडेंट हो सकते हैं। एक होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो ओआर है, एक होगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसको हम एनओआर बोलते हैं, और एक होता है नॉन रेजिडेंट जिसको हम एनआर बोलते हैं। तो तीन तरह की निवासीय स्थिति हो सकती है, रेजिडेंशियल स्थिति हो सकती है, स्टेटस हो सकता है। क्या क्या? ओआर, एनओआर, एनआर। अब कौन किस पर्सन की
अब पर्सन का मतलब इंडिविजुअल से नहीं है, आपको पता है क्या, किस एसएससी की किस पर्सन की स्थिति ओआर है, किस पर्सन की स्थिति एनओआर है, किस पर्सन की स्थिति एनआर है, वो हमें पता करना होगा। वो कैसे पता करें, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसको पता करना है तो हमें कुछ कंडीशंस इनकम टैक्स के अंदर दे रखी है, उसको अच्छे से समझना होगा। अब देखिए क्या कंडीशंस है। सबसे पहले आप किसके बारे में पता कर रहे हैं, हम सबसे पहले एसएससी कौन सा ले रहे हैं। देखो इस टेबल के अंदर आप ये टेबल अगर अच्छे से समझ लेते हैं ना तो काफी हेल्प मिलेगी। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी, फिर ले रहे हैं हम कंडीशंस, फिर वो ओआर है, एनओआर है या एनआर है। अब एसएससी में मैंने बताया था, पर्सन में मैंने बताया था इंडिविजुअल भी होता है, एचयूएफ भी होता है, एओपीबीवाई भी होता है, कंपनी भी होती है, अदर आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिविजुअल को ले रहे हैं। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई व्यक्ति जो नेचुरल पर्सन है, ठीक है, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति। अगर किसी भी व्यक्ति को, अब ध्यान से समझना, मैं कंडीशन बताने से पहले आपको एक चीज और समझा देता हूं, उससे आपका और बेहतर हो जाएगा। ये देखो वो क्या है कि जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, जैसे मैं, आप, राम, श्याम, मोहन, गणेश, मुकेश, सुनीता, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल है, हाँ, उसको अगर ओआर वाली स्थिति प्राप्त करनी है, यानी कि उसको ओआर बनना है, तो उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। एक करनी पड़ेगी बेसिक कंडीशन और एक करनी पड़ी एडिशनल कंडीशन। अगर कोई भी व्यक्ति बेसिक और एडिशनल ये दोनों कंडीशन पूरी कर देता है, यस, बेसिक कंडीशन भी पूरी, एडिशनल कंडीशन भी पूरी, तो उसको हम बोलेंगे ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन तो पूरी कर लेता है, यस, बट एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता है, नो, तो हम उसको बोलेंगे एनओआर, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करता है तो आपको एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, उस पर्सन को हम एनआर बोलेंगे। तो कोई भी इंडिविजुअल को ओआर बनना है, एनओआर बनना है या एनआर वो कहलाएगा, उसकी स्थिति कौन सी होगी वो पता करने के लिए दो कंडीशन है, बेसिक, एडिशनल। अगर बेसिक भी पूरी कर लेता है, एडिशनल भी पूरी कर लेता है, तो ओआर, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर बेसिक पूरी कर लेता है लेकिन एडिशनल पूरी नहीं करता है तो एनओआर, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो बेसिक ही पूरी नहीं करता है तो एडिशनल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे एनआर। बिल्कुल सिंपल है। अब हमको यह समझना है कि बेसिक कंडीशन क्या कहती है और एडिशनल कंडीशन हमें क्या बताती है, वो कंडीशन है क्या। तो देखिए, बेसिक कंडीशन आपको बोलती है कि ही इज इन इंडिया previous year for period of 182 days or more। बेसिक कंडीशन ये बोलती है कि कौन, अगर किसी पर्सन को बेसिक कंडीशन पूरी करनी है ना, हाँ, तो उसको प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहना जरूरी है। अब हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है बेटा, हमारा प्रीवियस ईयर है यहां पर, अभी हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 2022-23, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, 2023-24। यहां पर आपको ओनली प्रीवियस ईयर को ध्यान रखना है, यानी कि इसको, यानी कि 2022-23 में अगर कोई व्यक्ति इंडिया में 182 दिन, कम से कम 182 दिन या उससे ज्यादा रहा है तो वो बेसिक कंडीशन पूरी कर लेगा। जैसे मैं पूरे साल 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से लगाकर 31 मार्च 2023 तक मैं कहीं नहीं गया, इंडिया में ही था, फॉरेन नहीं गया कहीं भी, तो मैं कितने दिन रहा, 365 डेज। तो इसका मतलब मैं 182 दिन से ज्यादा रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिक कंडीशन पूरी कर रहा हूं। आई होप आप भी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाहर चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो उनको कम से कम 182 दिन प्रीवियस ईयर में भारत में रहना जरूरी है, इंडिया में रहना जरूरी है, तो वो बेसिक कंडीशन पूरी कर लेंगे। ओके सर। अब कुछ लोग होते हैं जो 182 दिन भारत में नहीं रहे, तो इसका मतलब कोई रहा 180 दिन, कोई 160 दिन रहा, बाकी बाहर था, वो इंडिया से बाहर था प्रीवियस ईयर के अंदर 22-23 के अंदर, तो क्या फिर वो बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करेगा? नहीं, उसके पास में एक और मौका है। अगर आप बेसिक कंडीशन में दो ऑप्शन है आपके पास, ये देखो, ये भी बेसिक कंडीशन है फर्स्ट और ये भी बेसिक कंडीशन है सेकंड, दोनों ही बेसिक कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक पूरी कर सकते हो आप, यानी कि आपके पास एक और ऑप्शन है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी कि 2022-23 के अंदर 60 दिन भारत में रहना जरूरी है, प्लस प्रीवियस ईयर को छोड़ करके, प्रीवियस ईयर को कौन सा हमारा हो गया 22-23, तो 22-23 को छोड़ दो, उससे पिछले 4 साल, 22-23 से पिछले साल 4 साल कौन कौन से हो जाएंगे आपका, हो जाएगा 22-23 से पिछले 4 साल,
तो 22-23 इसको छोड़ना है, 2022-23, फिर हो गया आपका 21, 22, 20, 21, 19, 20, 18, 19, ये वाले 4 साल की बात चल रही है। इसको जोड़ दो, इसमें कितना, इसमें 60 दिन, कम से कम 60 से ज्यादा रहते तो बढ़िया है, और 182 से ज्यादा रहते हैं तो फिर इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये वाली पूरी कर रहे हो तो ये क्यों चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई 182 दिन से कम रह जाता है तो कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा। अगर 60 दिन से भी कम है तो फिर बेसिक कंडीशन पूरी होगी नहीं, फिर वो एनआर हो जाएगा। लेकिन कोई अगर पर्सन 182 से कम है लेकिन 60 से ज्यादा है, कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा रह रहा है इंडिया में, कौन सी ईयर में, प्रीवियस ईयर में, यस, तो केवल 60 दिन तो देखना ही है, लेकिन उसके साथ में ये देखना है कि प्रीवियस ईयर में तो 60 दिन रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले जो 4 वर्ष है ये रहे 21-22, 20-21, 19-20, 18-19, यानी कि 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, इसमें टोटल 4 सालों में मिला करके उसको कितने दिन इंडिया में रहना जरूरी है, 365 डेज, 365 दिन। तो प्रीवियस ईयर में 60, प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले जो 4 ईयर है उसमें कितना, 365 डेज। अगर वो ऐसा शर्त पूरी कर लेता है तो भी उसकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी, और बेसिक कंडीशन उसकी पूरी होगी तो हम एडिशनल चेक करेंगे। आया समझ में? तो बिल्कुल बेसिक कंडीशन सिंपल है। बेसिक कंडीशन में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट है कि आप प्रीवियस ईयर में 182 दिन इंडिया में रह रहे हो तो बस आपकी बेसिक कंडीशन पूरी, बट आप 182 दिन से कम रह रहे हो तो आपके पास एक ऑप्शन और है कि कम से कम 60 दिन रहे हो, और प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में टोटल मिला के 365 दिन अगर इंडिया में रह रहे हो तो फिर आपकी बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। तो बेसिक कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन जो बेसिक कंडीशन में सेकंड वाला ऑप्शन है, बेसिक कंडीशन में सेकंड वाला कौन सा, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में 365 डेज। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि इसके कुछ अपवाद है। कंडीशन नंबर ये जो 2 है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, मतलब इन दो अपवाद है इसके। इन 2 केसेस के अंदर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपको हर हाल में 182 दिन रहना ही पड़ेगा। वो 2 कौन से हैं? उसका सिंपल फंडा याद रखने का, इंडियन सिटीजन हु लिव इंडिया और इंडियन सिटीजन हु कम ऑन विजिट टू इंडिया। इसका सिंपल मैं हिंदी में बताता हूं। फर्स्ट कंडीशन है जाए तो नौकरी, आए तो घूमने। ये जब मैं पढ़ाई करता था तब मेरे सर ने मेरे को शॉर्टकट बताया था, इसको याद रखने का, और मेरे बहुत काम आया जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, डेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये सेकंड कंडीशन, ये वाली सेकंड कंडीशन जो 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ये वाली कंडीशन कब अवेलेबल नहीं है? जब कोई इंडिया से बाहर जाता है नौकरी करने के लिए तो ये वाली कंडीशन अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट वाली पूरी करनी पड़ेगी। और बाहर से कोई इंडियन है और इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए, इंडिया में आ रहा है घूमने के लिए, तो भी ये वाली अवेलेबल नहीं है, फिर आपको 182 डेज वाला पूरा करना पड़ेगा बेसिक कंडीशन। तो ये आपका पूरा का पूरा बेसिक कंडीशन मैंने समझा दिया। अब आते हैं हम एडिशनल कंडीशन पर कि ठीक है सर हमने बेसिक पूरी कर ली, एडिशनल कंडीशन क्या है? एडिशनल कंडीशन ये रही, नीचे देखो यहाँ पे, सॉरी मैंने फालतू ऊपर किया, आपको आराम से यहाँ दिख जाएगी, ये रही एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में देखो, बेसिक कंडीशन में 2 थी ना, लेकिन दोनों में ऑप्शन था या तो ये दोनों में से एक, लेकिन सेकंड वाली इन 2 केस में अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन बेसिक कंडीशन में भी 2 कंडीशन, एडिशनल कंडीशन में भी 2 कंडीशन है, लेकिन दोनों में और नहीं है, यानी कि दोनों की दोनों पूरी करनी पड़ेगी। मान लेते किसी ने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली, चाहे ये करी, लेकिन बेसिक पूरी हो गई। अब उसको एडिशनल अगर वो पूरी कर लेता है तो वो क्या बन जाएगा? OR बन जाएगा, है ना? तो वो क्या बन जाएगा बेटा? OR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो वो एडिशनल कंडीशन है क्या? एडिशनल कंडीशन है ही सेटिस्फाइड बेसिक कंडीशन एटलीस्ट 2 टाइम। उसको बेसिक कंडीशन, इन दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन कितनी बार पूरी करनी है? 2 बार पूरी करनी है। कब पूरी करनी है? 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी जो प्रीवियस ईयर है 22-23, इसको छोड़ दो, इसके पिछले 10 साल, 22-23 को छोड़ दो, पिछले 10 साल यानी कि 11-12 तक चला जाएगा। पिछले 10 सालों में कभी भी 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, किसी भी 2 साल में उसने बेसिक कंडीशन पूरी करनी चाहिए। ओके, और सेकंड है ही हैज बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग 7 ईयर। इस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो 22-23 को, उससे पिछले 7 साल, पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन भारत में रहना जरूरी है। जैसे कोई 2 साल कंटिन्यू रह गया तो 365 हो गया लगभग,
तो 7 साल में तो बहुत दिन होते हैं, पर ईयर 365 दिन होते हैं, लेकिन टोटल कितना रहना है 730 दिन। तो ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है, और नहीं है, दोनों ही है एंड एन के बीच में। तो अगर कोई बेसिक और एडिशनल ये दोनों पूरी कर लेता है तो क्या बन गया OR। अब एक बार मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूं, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। देखो बेसिक कंडीशन क्या है, 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं करता तो एक ऑप्शन और है, 60 दिन इंडिया में, और 60 प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 4 सालों में 365 दिन इंडिया में। ये हो गई बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, उससे पिछले जो 10 साल है उसमें 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करी होनी चाहिए, एंड इसके साथ ही प्रीवियस ईयर को छोड़ दो और पिछले 7 सालों में 730 दिन भारत में रहना जरूरी है। अगर कोई बेसिक और एडिशनल दोनों पूरी कर लेता है तो OR, अगर ओनली बेसिक पूरी करता है एडिशनल पूरी नहीं करता है तो NOR, बेसिक ही पूरी नहीं करता है तो एडिशनल चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो हो गया NR। ओके, अब ये याद करनी पड़ेगी आपको। ये तो हो गया हमारा प्यारा सा इंडिविजुअल का मामला। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा HUF। HUF क्या है? HUF में पता क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें 2 कंडीशन है, बेसिक और एडिशनल। अगर SCC कौन हो, HUF। बेसिक कंडीशन क्या है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पार्टली और होली इन इंडिया। अब HUF एक बिजनेस फॉर्म है, तो उस HUF का जो बिजनेस है उसका या तो पूरा कंट्रोल या आधा कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए। और एडिशनल कंडीशन ये है कि HUF का जो कर्ता है, HUF में जो मेन पर्सन होता है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक मेन पर्सन होता है, उसको कर्ता बोलते हैं, सबसे बुजुर्ग जो होता है अधिकतर वो होता है। तो वो कर्ता जो है वो क्या होना चाहिए, OR होना चाहिए, मतलब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। कर्ता एक इंडिविजुअल आ गया तो कर्ता पे इंडिविजुअल वाली बेसिक और एडिशनल कंडीशन पूरी लगेगी, तो कर्ता जो है वो क्या होना चाहिए, ऑर्डिनेट रेजिडेंट होना चाहिए। और जो बिजनेस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। तो अगर बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, कर्ता OR है, तो क्या हो जाएगा, ये जो HUF है इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बट अगर बेसिक कंडीशन तो वो पूरी कर लेता है, ये थोड़ा सा नीचे है बेटा, ये थोड़ा सा उलट फुलट हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं हो। 1 सेकेंड है ना, एक सेकेंड, 2 मिनट लगेंगे, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ पाए। हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब करते हैं, देखो। हाँ जी, सो HUF में क्या है, अगर बेसिक कंडीशन भी पूरी, यस, एडिशनल कंडीशन भी पूरी, यस, तो OR हो गया। बेसिक कंडीशन पूरी लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं तो NOR हो गया। बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा है तो ये तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, और वो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। आगे समझ में, ऐसे कैसे। नेक्स्ट आता है हमारा 3rd नंबर, फर्म AOP और BOI, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। तो इसमें एक ही कंडीशन है, एडिशनल है नहीं, बेसिक कंडीशन है। बेसिक कंडीशन क्या है कि उस फर्म का, उस AOP या BOI, ये बिजनेस फर्म है, उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्टली और पूरी तरीके से होली कहां होना चाहिए, इंडिया में। अगर है तो वो OR, नहीं है तो NOR, और NR तो होता ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। ओके, नेक्स्ट, यानी कि ये NOR नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इसमें फिर 2 ही चीजें होगी, क्या होगी, देखो, अगर ये वाला फर्म AOP BOI अगर बेसिक कंडीशन पूरी कर लेता है तो OR, ये नॉट एप्लीकेबल, और अगर बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगा, NR। सिंपल, बेसिक कंडीशन पूरी करता है तो OR, बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता तो NR, NOR इसमें अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी में देखो बेसिक कंडीशन क्या है, इंडियन कंपनी होनी चाहिए,
इन प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओनली इन इंडिया, दोनों में से एक कंडीशन पूरी कर लो आप, और है इनके बीच में। अगर इंडियन कंपनी है तो क्या हो गई OR। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से कहाँ है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरीके से इंडिया में है, होली लिखा हुआ पूरी तरीके से इंडिया में, तो क्या हो गया, बेसिक कंडीशन पूरी मानी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो फिर क्या माना जाएगा, NR माना जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल, NOR एप्लीकेबल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, क्योंकि इसमें एडिशनल कंडीशन है ही नहीं, बेसिक पूरी तो OR, बेसिक नहीं पूरी तो NR। ओके नेक्स्ट, एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, इनके अलावा और कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है वो पार्टली या होली इंडिया में होना चाहिए, अगर है तो OR, नहीं है तो NR, बस ये नॉट एप्लीकेबल, सिंपल। आगे समझ में, तो आई होप आपको अच्छे से ये कंडीशन सारी समझ में आ गई होगी, इंडिविजुअल की, HUF की, AOP, BOI, फर्म, कंपनी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन। आप इनको अच्छे से याद कर लेना, मैं आपको एक क्वेश्चन थोड़ा करके बताता हूं तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो एक हम करते हैं, देखो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द कंप्यूट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द SSC इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, तो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया 2022-23। हमारा प्रीवियस ईयर जो है 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 को कंप्लीट होगा, और इस ईयर के हिसाब से हमको देखना है बेसिक कंडीशन को। अब क्या है, ए पॉइंट है, अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है तो सिटीजन इंडिया का, लेकिन हमको सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पहले बता दिया था। ओके, ही लेफ्ट फॉर ईरान, वो इंडिया से ईरान गया, कब गया, 18 अप्रैल 2022 को गया। देखो कब गया, 1 अप्रैल 2022, वो लेफ्ट कब किया उसने इंडिया, 18 अप्रैल को 2022 को, ठीक है, 18 अप्रैल को वो इंडिया से बाहर चला गया, ठीक है, ओके, लेफ्ट, ठीक। कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी कि फिर वो 31 मार्च 2023 तक इंडिया आया ही नहीं वापस। तो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितने दिन रहा, केवल 18 दिन। क्यों, 1 अप्रैल से लगाकर 18 अप्रैल तक आने जाने का दिन गिना जाता है, तो 1 अप्रैल से 18 अप्रैल यानी कि जाने का दिन गिना जाएगा, तो 1 अप्रैल को भारत में था, 2 अप्रैल को था, 3 को था, 17 तक था, 18 तक की जाने दिन वाला दिन गिना जाता है, तो 18 अप्रैल तक भारत में था, तो वो इंडिया में कितना था, 18 डेज। फिर तो 18 अप्रैल से लगाकर जब तक ये प्रीवियस ईयर एंड नहीं हुआ हमारा 22-23, तब तक वो बाहर ही था। तो प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा वो, केवल 18 दिन, कम से कम 182 डेज। या फिर एक और ऑप्शन था 60 दिन वाला, तो ना तो 60 दिन वाला पूरा हो रहा है, ना 182 दिन वाला पूरा हो रहा है, तो बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं कर रहा है। और जब कोई बंदा बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करे तो एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, NR। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, NR। तो क्या सर हमको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, नहीं, एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना। एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं सॉल्यूशन का तरीका बताता हूं। एग्जाम के अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है मिस्टर अजय, फिर लिखना है प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2022-23, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बेसिक कंडीशन लिखनी है, पूरी की पूरी बेसिक कंडीशन, दोनों, फर्स्ट और लगा के सेकंड, उसके एक्सेप्शंस, फिर आपको एडिशनल कंडीशन लिखनी है दोनों, कौन सी वाली, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आपको एग्जाम के अंदर ये पूरा लिखना है। क्या क्या पूरा लिखना है, ये जैसे इंडिविजुअल है ना ये, तो ये सारा लिखना आपको। सर हम ऐसा चार्ट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ये पूरा यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा लिखना है अच्छे से। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम को यहां पर एक्सप्लेन करना है। फिर नीचे क्या करेंगे, ये जैसे आपने लिख दिया, फिर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना, और प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन करके गिन के बताएंगे कि भाई वो जो है प्रीवियस ईयर में कितने दिन इंडिया में रहा, 18 दिन। और फिर आपके आगे लिखना है, सो अजय, मिस्टर अजय नॉट satisfied basic condition, so we not check additional condition, that's why in this situation, in this problem, Ajay's residential status is non-resident, NR। तो वो पूरा लिखना पड़ेगा आपको, वो कंडीशन बतानी पड़ेगी। आया समझ में, यस। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है यहां पर, अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वन शॉट में रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन भी बहुत डिटेल में सॉल्व करने हैं
तो आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर लाइव क्लासेस और बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको पूरा चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि फटाफट से आपके वन शॉट में हो जाए, वरना वन शॉट में पॉसिबल नहीं है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स और स्कोप। अब हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको ये टेबल भी जरूरी होनी चाहिए। ये क्या कहता है कि जो कोई भी बंदा OR है, NOR है, NR है ना, तो उसका इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे हम क्या मान लेते हैं, अगर कोई NR है तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। NR का भी इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स लग सकता है, NOR की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स लग सकता है, OR की इनकम पे भी इंडिया में टैक्स लग सकता है और नहीं भी लग सकता है। अब वो सिचुएशन क्या है, तो देखो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इनकम, नेचुरल नहीं है, नेचर ऑफ इनकम। फर्स्ट, इफ एनी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, अगर कोई इनकम कमाई भारत के बाहर है, आउटसाइड इंडिया, कमाई कहां है, आउटसाइड इंडिया, मान लेते हैं जॉब करता है भारत के बाहर, लेकिन उसको इनकम मिलती कहां है, इंडिया में। अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, अगर उसने वो इनकम रिसीव करी, रेमिटेंस अलग है, लाना अलग है, रिसीव्ड, अगर अर्न भले ही बाहर करी हो, रिसीव्ड इंडिया में करी हो, जैसे आजकल होता है ना, ऑनलाइन काम करते हैं बहुत सारे, कंपनी बाहर की है, तो बाहर कमाया लेकिन प्राप्त कहां कर रहा है वो कोई पर्सन, वो कर रहा है इंडिया में। तो चाहे वो OR है, NOR है या NR है, उसकी कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों ना हो, उसकी इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। ये देखो, यस यस यस। वापस बताऊं, अगर कोई पर्सन इंडिया से बाहर कमाता है लेकिन प्राप्त वो कमाई इंडिया में करता है, तो चाहे भले वो उसकी स्थिति OR हो तो भी उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, उसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो NOR है तो भी उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अगर NR है तो भी उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट सेकंड, इफ एनी इनकम अर्न इन इंडिया, अब इस बार क्या हुआ है, कमाया इंडिया में बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट रिसीव कहां कर रहा है, आउटसाइड इंडिया कर रहा है। तो उल्टा हो गया, पहले क्या था, कमाया बाहर, प्राप्त भारत में किया, अभी क्या है, कमा भारत में रहा है लेकिन प्राप्त कहीं और कर रहा है। तो इंडिया के अंदर चाहे अर्न और रिसीव दोनों में से कोई भी घटना हो गई, चाहे अर्न कर रहा है चाहे रिसीव कर रहा है, दोनों में से कोई भी एक घटना अगर हो गई तो फिर उस भले वो OR हो, NOR हो, NR हो, इंडिया में टैक्सेबल है। तो फर्स्ट में क्या था, रिसीव कर रहा था तो तीनों में टैक्सेबल। सेकंड में क्या है, रिसीव नहीं कर रहा है लेकिन अर्न इंडिया में कर रहा है तो तीनों में टैक्सेबल। ओके, नेक्स्ट, इफ एनी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। अब बोलो, अब ना तो इंडिया में अर्न कर रहा है ना रिसीव कर रहा है, अर्न भी भारत के बाहर, रिसीव्ड भी इंडिया से बाहर, दोनों ही आउटसाइड इंडिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, तो दो सोर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है बिजनेस है और एक हो सकता है अदर, कोई जॉब वगैरह कर रहा है, कोई सैलरी वगैरह है। अगर बिजनेस सोर्स है तो हम देखेंगे उसका कंट्रोल कहां है। अगर कंट्रोल इंडिया में है तो फिर देखिए क्या है, OR के लिए टैक्सेबल, NOR के लिए टैक्सेबल, NR के लिए टैक्सेबल नहीं। ऐसा पर्सन जो इनकम कमा भारत के बाहर रहा है, रिसीव भी भारत के बाहर कर रहा है, तो हम देखेंगे वो उसका सोर्स क्या है इनकम का, कि सर बिजनेस है, तो बिजनेस का कंट्रोल कहाँ है, कि सर कंट्रोल इंडिया में है, तो OR के लिए टैक्सेबल, NR के लिए टैक्सेबल, NOR के लिए टैक्सेबल, NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। सर कंट्रोल जो है वो भी आउटसाइड इंडिया है, अर्न भी आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल भी आउटसाइड इंडिया, तो ओनली OR के लिए टैक्सेबल होगा, NOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। ओके सर, सोर्स जो है वो बिजनेस नहीं है, अदर है, सोर्स है अदर मतलब सैलरी वगैरह होगी, तो फिर अर्न बाहर कर रहा है, रिसीव्ड बाहर कर रहा है, और सोर्स ऑफ बिजनेस, सोर्स भी जो है कमाई का वो बिजनेस नहीं है, अदर कोई सोर्स है, तो ओनली OR के लिए टैक्सेबल होगा, NOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं। तो आपने देखा होगा हर हाल में OR के लिए तो हर बार टैक्सेबल होता है, NOR के लिए कब कब टैक्सेबल होता है, NOR के लिए तब टैक्सेबल होता है जब अर्न इंडिया में करे या फिर रिसीव्ड इंडिया में करे या फिर बिजनेस का सोर्स है और उसका कंट्रोल इंडिया में। NR के लिए कब टैक्सेबल है, जब अर्न इंडिया में करे, रिसीव्ड इंडिया में करे, इसके अलावा कभी भी टैक्सेबल नहीं है। तो ये एक टेबल है जिसको आप अच्छे से अगर बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आएगा। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे नोट्स भी मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस भी, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी सॉल्व होगी, आप ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो। लेकिन आपने कोचिंग वगैरह कर ली है, बस आप रिवाइज कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो देखना आपके लिए सफिशिएंट होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और वन शॉट में चैप्टर नंबर 3 करेंगे। वो लेक्चर काफ़ी बड़ा होगा और चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्शन का है, चैप्टर नंबर 4 आएगा सैलरी का। तो देखते हैं, एग्जाम्शन वाला तो छोटा ही है, सैलरी वाला बड़ा चैप्टर होगा, तो उसके हो सकता है 2 पार्ट कर देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। तो हम आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।